नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडविगार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। पीएम मोदी ने संघ की तारीफ करते हुए कहा, राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वटवृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। पीएम मोदी के ये विचार किस बात का संदेश देते हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा के एक बयान की संघ की जरूरत नहीं ने लोकसभा के नतीजों में असर डाला था और ऐसा लगा था मानो भूचाल सा आ गया। लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस के बीच की तल्खी चर्चा का विषय रही। ऐसे में बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी के इस दौरे के क्या मायने हैं, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय पहुंचना कई मायनों में खास माना जा रहा है। माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 34 मिनट की स्पीच में देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, संतों की भूमिका, संघ की निस्वार्थ कार्यप्रणाली, देश के विकास, युवाओं में धर्म संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा की। पीएम ने अपनी स्पीच में इन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया। भारत की आजादी, संघ की तारीफ, आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा धर्म से जुड़ा, भारत अब मदद करने का केंद्र है, हेल्थ सेक्टर की प्रगति। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है, और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। आज हम देखते हैं, राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक
अक्षय वट है। पीएम मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे के मायने क्या हैं? क्या ये 2029 की पटकथा है या कोई नया सियासी संदेश? ये बड़ा सवाल है। आइए कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं। संघ से पीएम मोदी का दिलों का रिश्ता है। ये दशकों पुराना है। ये सफर 1972 में शुरू हुआ था। 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस में शामिल हुए थे, प्रचारक बने, फिर आरएसएस के जरिए बीजेपी में एंट्री हुई। गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी मिली। 2001 में गुजरात के सीएम बने। आरएसएस का मजबूत समर्थन मिला। विचारों के जिस आंगन में पीएम मोदी ने रविवार को कदम रखा, उसी ने जीने की कला सिखाई। उसी संस्कार से राजनीति की सीख मिली। हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर में संघ मुख्यालय का ये पहला दौरा था। इसके पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि पीएम मोदी की राजनीति की आत्मा है। हालांकि पीएम मोदी के नागपुर दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई सवाल हैं जो सभी के जहन में हैं। जैसे, क्या ये संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीति है? क्या 2029 में पीएम मोदी की भूमिका पर संघ की मुहर लगी? क्या हिंदुत्व की सियासत को और धार देने की योजना है? क्या इस मुलाकात का असर दिल्ली की सत्ता में दिखेगा? हमारे लिए सब समान है। देश के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं और हम उन सबको स्वतंत्र संगठन है। वहां संघ के स्वयंसेवक है, इसलिए हमारा संबंध है। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को उनको करना है, वो करते हैं। हमसे पूछना चाहिए ऐसा हमारी अपेक्षा भी नहीं है। और उनको क्या करना चाहिए, उनके टाइम टेबल के हिसाब से कब करना चाहिए, वो वहां के लोगों का काम है। वो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वो अपना काम भी नहीं है, हम नहीं करते। प्रचारक देना नहीं देना वो कोई भी होंगे तो हमारे पास उसके लिए प्रचारक हैं, केवल बीजेपी के लिए नहीं है। ये वो सवाल हैं जिसके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए हर चुनाव में संघ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। लोकसभा में नड्डा के एक बयान से सीटों में आए अंतर से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। अब इन सब के बीच मोहन भागवत के वो बयान जो एकता पर जोर और विवाद से दूरी का संदेश देते हैं। लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसे मुद्दों को उछाला जिससे संघ और बीजेपी में मतभेद देखने को मिले। मोहन भागवत ने सामाजिक सौहार्द और एकता पर बल देते हुए कहा, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं। भारत के नागरिकों का डीएनए एक है। हम सब भाई बहन हैं। अतीत के विवाद भूल जाइए। हमारा डीएनए हमें बताता है कि हम एक ही मिट्टी से बने हैं। इतिहास को कुरेदने से क्या फायदा? हमारा डीएनए चीख चीख कर कहता है, भारत एकजुट राष्ट्र है। हर जगह मतभेद ढूंढने से बेहतर है हमें हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की बजाय हर दिल में इंसानियत तलाश करनी चाहिए। मस्जिद हो या मंदिर, दोनों ही प्रार्थना के स्थान हैं। इनमें झगड़ा क्यों पैदा करना? धर्म के नाम पर विवाद पैदा करना हमारी संस्कृति नहीं बल्कि एकता हमारा असली धन है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो सामने है उसे गले लगाओ। यही सच्ची प्रगति है। ये बयान संघ के उस दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक एकता पर केंद्रित है। ये बीजेपी की उस रणनीति से अलग है जो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा जैसे मुद्दों को उछाल रही है। नागपुर संघ का गढ़ है और पीएम मोदी का यहाँ आना एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटने का संकेत देता है। क्या ये दौरा पीएम मोदी के मन में छिपे भाव तेरे दर पर आया हूँ को व्यक्त करता है? एक पूर्व प्रचारक के तौर पर मोदी संघ के प्रति अपनी निष्ठा को भूले नहीं हैं। माना ये भी जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की मुहर भी यहीं से लगेगी। जाहिर है पीएम मोदी का ये दौरा खासा चर्चा में रहा है और इसीलिए इस पर दिग्गजों की प्रतिक्रियाओं का बाजार भी गर्म रहा। 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है, बदले में कुछ भी नहीं चाहते। देखिए, मोदी जी एक स्वयंसेवक है, वे प्रचारक रहे हैं। आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही जीवन है। इसलिए जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में वही उनका अनुभव, वही उनकी अनुभूति हमको देखने को मिली और हमको बहुत खुशी है कि एक स्वयंसेवक के रूप में हम भी उसमें उपस्थित थे। देखिए, आज तक इतने साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं थे। मैं समझता हूं कि बीजेपी को सबसे बड़ी सपोर्ट करने वाली आरएसएस है और अभी आरएसएस के चीफ ने कई बातें अच्छी बात किया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो।
ये सारी फिरका परस्ती को बंद कर, मैं समझता हूं कि अगर वहां गए हैं तो मेरा ये निवेदन होगा प्रमुख आरएसएस साहब से कि आप जो है कम से कम एक सीख दीजिए कि जिस तरह से राजधर्म निभाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, आप कहिए इनसे कि राजधर्म निभाओ। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है, आप मुसलमानों को रहने का जो हक है ना वो छीना जा रहा है। कम से कम इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आज मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़क के ऊपर सारे त्योहार मनाए जा सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई निशानदेही नहीं करना चाहता हूं, परंतु अगर आप गिनेंगे तो कितने सारे त्योहार सड़क पर जो कावड़िए सब जाते हैं पानी लेकर के, कितने दिन सड़कें बंद रहती हैं। मुंबई में गणपति पे बाईकल्ला से लेकर लाल बाग तक सड़कें बंद रहती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हम समझते कि हमारे भाइयों का त्योहार है तो ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे त्योहार पर जब मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं तो मजबूरन आदमी जो है 5 मिनट 10 मिनट के लिए सड़क पर कहीं कोई गली में कहीं नमाज पढ़ता है, जिससे मैं समझता हूं लोकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ राजनीति करने वाले नफरत फैला करके ना ये सब जो है ना, और जो है ये पोलराइजेशन करने के लिए, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ये जो नफरत फैला रहे हैं, मैं समझता हूं इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इस पे कहीं न कहीं मैं गए हैं तो कुछ सीख लेकर के वहां से प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। ठीक है, उनका तो आरएसएस के दफ्तर में जाना कौन सी खबर है, आदमी अपने घर जाता है। हम कल कोई आईसीसी जाते हैं तो कोई खबर थोड़ी है, तो आप जाते होंगे प्रधानमंत्री। भाई ऐसे भी संघ एक तरीके से हम तो मानते हैं सरकार चलाता है, तो गए होंगे वहां कोई दिशा निर्देश लेने। कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है जिसपे कोई टिप्पणी की जरूरत है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी जगह जा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो संघ के विचार थे बाबा साहब के बारे में, संघ के लोगों ने किताबें जो लिखी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था और कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी किताबों पे, खासकर उनके अनहाइलेशन ऑफ कास्ट पे और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो 2 बहुत प्रमुख किताबें हैं, उन पर संघ का क्या विचार है, या संघ के लोगों का या स्वयं प्रधानमंत्री का क्या विचार है। कभी इन चीजों पर भी वो बात कर लें, प्रधानमंत्री हो या संघ हो या बीजेपी हो, कभी वो कठोर सवाल जिनसे समाज, जिनसे आर्थिक व्यवस्था, जिसमें देश के सवाल सामने आते हैं, उन पर कभी जूझने की इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। कौन किस संगठन के पीछे ये सबको मालूम है, ये कोई आरएसएस बीजेपी अलग थोड़ी है। कांग्रेस वाले जितने भी लोग हैं वो किसी मृग मरीचिका में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं, किंतु वहां उनके अपने कार्यक्रम हैं। और जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री के काम का, तो 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया जो कांग्रेस या अन्य लोग 70 साल में भी इस देश में कर नहीं सके। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि कांग्रेस जमीन खो रही है, इसलिए उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो वो नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं, जिसके कारण से उनकी और शीशा लेदर पूरे देश में होती है। बहरहाल पीएम मोदी के संघ के दरबार में एंट्री चर्चा में है। इसमें कोई शक नहीं कि नागपुर से निकला संदेश दिल्ली तक गूंज रहा है। संघ की छत्र छाया, मोदी की सत्ता यात्रा, क्या ये आगामी रणनीति का हिस्सा है? जब जब संघ और मोदी साथ हों तो राजनीति की धारा बदलती है। ये इतिहास में कई बार देखा गया है। अब सबकी निगाहें भविष्य पर हैं, तो क्या आने वाले दिनों में पीएम मोदी और संघ मिलकर भारतीय राजनीति की नई तस्वीर तय करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए सवाल है और चर्चा भी है, और इस मुद्दे की बात, इस विषय पर चर्चा, और क्यों सबसे ज्यादा खास चर्चा वो इसीलिए है तेरे दर पर। ये बस सही है, एक लंबा वक्त हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री का एज ए पीएम पहला दौरा ये हो सकता है। इसके पहले एक लोकसभा इलेक्शन के दौरान जब वो बैठक के लिए गए थे तब का सिनेरियो बिल्कुल अलग था। लेकिन पीएम मोदी, या मैं कह दूं कि नरेंद्र मोदी खुद एक स्वयं सेवक हैं। उनका क्या लगाव रहा, उनका दिल से कितना कनेक्शन है आरएसएस के साथ, कहां उनकी आत्मा जुड़ती है, वो खुद कहां से इस चीजों को लेकर निकले हैं, किसने उन्हें बनाया है, इन सब के पीछे आरएसएस है। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने खुद कहा कि वो खुद पीएम मोदी
खुद एक स्वयं सेवक हैं, तो उन भावनाओं को, उन बातों को और जिस तरीके से वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, ऐसा लगा नहीं, क्योंकि उनका पद है, प्रधानमंत्री हैं, हम कह सकते हैं अपनी चर्चा में, लेकिन इस कार्यक्रम में, और कहते हैं शताब्दी वर्ष आरएसएस का होगा, इस कार्यक्रम में वो एक कहते हैं ना घर का कोई सदस्य पहुंचता है, तो वो अपने घर पहुंचे हैं। देखिए कांग्रेस ने भी कह ही दिया अपनी बातों में कि वो तो अपने घर ही गए थे, ये बात सच है। और जब जब इलेक्शंस हुए हैं, जब जब जरूरत पड़ी है, ये बात सच है कि हमेशा आरएसएस या संघ कह लीजिए चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा रहा है। सामने बयानों में आप कुछ भी कहिए, लेकिन तस्वीरें वही दिखी हैं। अब इस मुलाकात के क्या मायने थे? मायने बहुत सारे हैं। आगामी इलेक्शन है, एक तरफ मोहन भागवत का कहना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो। जब इन चीजों को देखा, जेपी नड्डा ने जिस तरह से एक बयान दिया था, उसके बाद ये तल्खी बढ़ी थी, ये सब जानते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? और क्योंकि एक बड़े पद पे होने के बाद आपने इस तरह की बातें कैसे कही, तभी लग रहा था कि कुछ तो वाद विवाद है। क्या ये वाद विवाद दूर करने गए थे? क्या आगामी इलेक्शन में एक नई रणनीति दिखेगी? क्या ये साथ राजनीति की दिशा नए सिरे से दिखेगी, हमें बदलेगा? कई सारे सवाल हैं, सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स, अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं विवेक जी? हाँ, अभी आ रही है आपकी बात। विवेक जी, आरएसएस जाना, संघ मुख्यालय जाना, कई कार्यक्रम थे उनके, हम सब जानते हैं, लेकिन एक लंबे समय बाद इस समय पर जाना, वो बातें पहले भी चर्चाएं हुई हैं, क्या कुछ खास है? क्या वाकई जो तल्खी की बातें थी, जो मतभेद की बातें थी, जो कहा जा रहा था, क्योंकि एक कहते हैं ना कि सनातन को धार देने की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, मोहन भागवत के जो बयान थे, जो मैसेजेस थे, और भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें निकल कर आई, ऐसा लगा कि सब दो अलग अलग दिशाओं में हैं। क्या वो एक होंगी? क्या मायने इस मुलाकात के? देखिए राकेश जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक स्वयंसेवक हैं, प्रचारक के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और आज भी उनका जीवन और ये हमारी 5वीं पीढ़ी है जो यहाँ तक पहुंच पाई। हमें इस पे गर्व है कि हमारे जैसा एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं। विचारधारा की खुराक हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही प्राप्त होती है और स्वयंसेवक संघ हमारा ये बराबर रखता है ध्यान, कहीं भी हमारे अनुषांगिक संगठनों का विचारधारा से भटकाव न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संघ कार्यालय में आगमन, दोनों महामनीषियों को पुष्पांजलि उसी तरह से है जैसे एक बालक एक विश्वविद्यालय से पढ़ के निकलता है, अपनी यात्रा, जीवन यात्रा के पराकाष्ठा पे होता है, अपने उन गुरुओं को, अपने उन संस्थान को पुष्पांजलि या धन्यवाद देने के क्रम में आता है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संघ की शाखा से निकले हैं। संघ के कुशल मार्गदर्शक में उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ जो आज देश नहीं दुनिया में जाना जा रहा है, इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। ये व्यक्तित्व कठोर अनुशासन, त्याग, तपस्या और संघ के नियमों के पालन के साथ निकला है। इसमें जिसको चर्चाएं ढूंढना है चर्चाएं ढूंढेंगे। ये तो उनके अपने घर जैसे आने जैसा है। संगठन के मुख्यालय में गए,
इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के लोगों ने इतनी हाय तौबा मचा रखी है। और ये पहला अवसर है देश का वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यालय का दौरा किया। विवेक जी, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए। मैंने एक जिक्र किया था अभी, जब लोकसभा के इलेक्शन थे, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे चला, हर इलेक्शन में आरएसएस सपोर्ट करती आई है, सब लोग इस चीज को जानते हैं। लेकिन मुझे बताइए, उस वक्त पे पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा था। जब ये विवाद हो रहा था, जब जेपी नड्डा का बयान आया था, काफी जगह आलोचना हो रही थी कि कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि संघ की जरूरत नहीं। और उसका रिजल्ट देखिए, उसका इम्पैक्ट पड़ा नतीजों पर, नंबर ऑफ सीट्स में कमी आई। उस वक्त नहीं कहा, लेकिन आज ये जो मुलाकात है, हम ये नहीं कह रहे अच्छी बात है, स्वयंसेवक है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन इतने वक्त बाद, इसलिए तो खास चर्चाओं में ये मुलाकात है। विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शिवानंद जी, शिवानंद जी, मेरा प्रश्न यदि सुन पाए तो प्लीज आंसर कीजिएगा। शायद हो सकता है ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा हो। ये मुलाकात, और कहते हैं ना कि मोदी एट आरएसएस शरणम गच्छामि, जाना, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब वो जाने वाले थे तब भी चर्चा हो रही थी, लेकिन वो गए, बहुत कुछ निकला। और कहते हैं कि एक संस्कृति का और एक बड़ा वटवृक्ष उन्होंने बताया। वो किस वजह से गए, कैसे गए, वो खुद एक स्वयं सेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज खुद इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कांग्रेस इस मुलाकात को किस तरह से लेती? हेलो शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज आ रहा है? हाँ, प्लीज बोलिए। देखिए, देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नागपुर जब आए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आरएसएस और बीजेपी में टकराव चालू है। नरेंद्र मोदी जी 10 साल में जो रिलेशन खराब किया संघ आरएसएस के साथ, वो दोनों में ठीक ठाक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टिंग क्या किया कि 2014 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना देश का। बनने के बाद उन्होंने एक तय किया कि पूरा कंट्रोल मैं देखता हूँ, मेरे लोगों से बिठाऊंगा, मैं सब मंत्री बनाऊंगा। इस तरह से उन्होंने आरएसएस का 1-2 लोगों को लेके अपना कंट्रोल में ले लिया 2014 में। उसके बाद संगठन में कब्जा किया। संगठन में जैसा नितिन गडकरी जी थे, उनको गडकरी को हटा के उधर अमित शाह जी को बनाया, अमित शाह जी को हटा के जेपी नड्डा जी को बनाया। वो दोनों में आरएसएस और संघ में और बीजेपी में बहुत जोर से टकराव चालू है। दूसरी बात, उन्होंने आरएसएस क्या किया, लोकसभा 2024 में बीजेपी से दूर हट गए। 370 कलम हटाने के बाद इनको 370 सीट लाने वाले बीजेपी, संघ का कहना है कि हमने इनका रोक लिया। इनका मोदी जी का जो घमंड का, जो इस तरह से वो उड़ रहे थे, उनको जमीन पे लाने का कोशिश किया। लेकिन मोदी फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के माध्यम से 2024 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। नहीं तो शिवानंद जी, फिर ये मुलाकात क्यों थी? यदि इतना डिस्प्यूट है तो क्या मोदी जी उस डिस्प्यूट को एक सुलह के माध्यम से गए, ठीक करने के लिए गए? क्यों खास है ये मुलाकात के मायने क्या? सवाल तो मुख्य वही है। मायने ये था कि नरेंद्र मोदी जी का चेंज करने का प्लान चल रहा है, नंबर 1। बीजेपी प्रेसिडेंट अभी नया बनने जा रहे हैं, नंबर 2। उनमें से कोई भी बने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। उल्टा उनका डूबता जहाज है, वो उसमें हमको ज्यादा क्वेश्चनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आरएसएस का प्लानिंग चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को रिप्लेसमेंट करना है। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आया था, नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, नंबर 2 पे अमित शाह जी,
नंबर 3 पे जयशंकर जी, नंबर 4 पे मोहन भागवत जी। इसलिए आरएसएस ने तुरंत उन्होंने संजय जोशी को प्रेसिडेंट बनने का तय किया। जैसे संजय जोशी को बनाना तय हुआ, मोदी जी का जमीन हिल गया। मोदी जी का जो कंट्रोल था मिनिस्टर के ऊपर, संगठन के ऊपर, जैसे बाली एक कथा था, बाली के पास जब विष्णु जी आए, उन्होंने जब होम हवन चल रहा था उस टाइम बाली को विष्णु जी की जाके रिक्वेस्ट किया। विष्णु जी ने बोला मेरे को ये चाहिए। उन्होंने बोला तीन क्या क्या चाहिए बोलो। उन्होंने बोला कि पृथ्वी, आकाश और तीसरा मेरे पास कुछ नहीं है अभी, उन्होंने बोला बाली। फिर उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया तो पाताल। ऐसे इस तरह से नरेंद्र मोदी जी का प्लान चल रहा है। पहला मंत्रिमंडल पे पूरा कब्जा करना, पूरा स्टेट पे कब्जा करना, उसके बाद बीजेपी संगठन में कब्जा करना और तीसरी बात संघ पे कब्जा करना। संघ ये तीनों हो गया। हमको कोई, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहु केतु शनि कुछ भी करे, कोई लेना देना नहीं है। मोदी साहब आए हैं ना आए, कोई महाराष्ट्र के लिए क्या दिया, देश के लिए क्या, ठीक है शिवानंद जी, क्या बात किया। शिवानंद जी एक सेकंड मैं बीच में आपको रोकूंगी, लेकिन एक नई बहस को आप जन्म दे रहे हैं। आपके जो बयान है, पिछली बार भी मुझे याद है कुछ ऐसी बात आई थी। अभी तक तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, हो सकता है वहां से एक अंतिम मोहर लग जाए, नाम वहां से तय हो जाए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिप्लेस हो जाएंगे, आरएसएस रिप्लेस कर देगा उनको, इसलिए वो भागे भागे आरएसएस या संघ मुख्यालय पहुंचे। ये और एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर होता है। खैर ठीक है, मैं वापस आऊंगी बहुत जल्दी से एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। राखी जी, हाँ शिवानंद जी, प्रॉब्लम क्या हुआ है, मोदी साहब का प्लानिंग चल रहे 2019 तक मैं रहूं, मेरे को कोई हाथ मत लगाइए, मेरे को टच मत कीजिए, मैं ये करूंगा, मेरे को फ्री हैंड रखो। क्योंकि उन्होंने जेपी नड्डा जी ने जब 2024 में बोला हमको आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, ये मोदी साहब के कहने के और अमित शाह जी के कहने के ऊपर ही हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज आया, ठीक है शिवानंद जी, मैं एक सेकंड रुक रही हूँ सर, वापस आऊंगी। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ अरविंद जी, एक लंबा वक्त हो गया, लंबा वक्त मतलब बहुत ही लंबा वक्त हो गया जब एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए किसी प्रधानमंत्री का ये हम दौरा एक देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर ये पहला दौरा हो सकता है, लेकिन वो खुद एक स्वयं सेवक हैं। उनकी क्या आत्मा जुड़ी है, क्या भावनाएं जुड़ी हैं, वो कैसे आगे बढ़े हैं, किसने आज उनको यहां पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सपोर्ट हमेशा से संघ का रहा है, ये हम हमेशा देखते सुनते आए हैं। एक लंबे वक्त बाद लोकसभा के जब इलेक्शन हुए, बहुत कुछ हमने देखा। बहुत टाइम से ये खबरें थी कि कुछ डिस्प्यूट चल रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। क्या उस तलखी को दूर करने पीएम मोदी गए? क्या खास उनकी इस मुलाकात के आपके नजरिए से क्या है? देखिए, ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, ना मैं बोलना चाहूंगा कि डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सबके अपने अपने विचार, मत और तरीके होते हैं काम करने के। और दोनों संघ, आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, ये सच्चाई है। शायद यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि जाके संघ के कार्यालय में, और सबसे अहम दिन चुना विजयदशमी के दिन, दिन ऐसा चुना कि जो वहां पर, और ये 100वां वर्ष है संघ का प्रारंभ होने का, तो एक अहम साल भी है और एक अहम कदम भी है। और दोनों के अंदर यदि मान लीजिए कुछ मनमुटाव भी है, तो वो दो बड़े लोग मिलेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि मनमुटाव है इसीलिए गए, ये भी ठीक नहीं होगा। बट ये जरूर है वो गए, मिले, और गिले शिकवे यदि हैं तो वो दूर हो रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि संघ के जितने भी स्वयंसेवक हैं वो हमेशा एक अच्छे सेनानी की तरह खड़े रहते हैं बीजेपी के लिए। और बीजेपी में मात्र संघ नहीं है, समाज भी है और संघ भी है। संघ की पकड़ बहुत अच्छी है, वो दिशा देने का काम भी करता है, समझाने का काम भी करता है और साथ में खड़ा भी होता है। तो इसको इस नजरिए से देखना ज्यादा जरूरी है, ना कि बस मात्र प्राइम मिनिस्टर गए हैं। वैसे तो ये भारत के पहले सीट पे बैठे हुए प्रधानमंत्री की विजिट है, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। अरविंद जी वापस आऊंगे। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं?
कुमार राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ कुमार राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है। कुमार राकेश जी, मुझे लगता है क्योंकि संघ की बात करें, पीएम मोदी की बात करें, मोहन भागवत की बात करें, बहुत कुछ उन्होंने कहा और बहुत जोरों से ये चर्चा है। जब नागपुर दौरा प्रस्तावित था तब भी बड़े चर्चाओं में था कि जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या खास होगा। चले गए, वहां से बहुत कुछ उन्होंने कहा। वो खुद एक स्वयं सेवक हैं, इसको सबने माना, एक दूसरे के पूरक हैं संघ और बीजेपी, इसे भी लोग कहते हैं। इस मुलाकात के क्या खास मायने हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद ये मुलाकात हुई है, इसीलिए चर्चाओं में है। नहीं, आपका जो सार है सवाल का कि विलंबित मुलाकात है, उस मुलाकात का सार क्या है? आपने देखा, पढ़ा, सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नागपुर मुख्यालय गए, लोगों से मिले, बातचीत की और माधव नेत्रालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा बातचीत भी हुई और वहां सबसे बड़ी बात थी कि नितिन गडकरी स्थानीय सांसद है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां पे थे। अच्छे माहौल में बातचीत हुई, उन्होंने कई मुद्दों पे बात की। और पिछले देख रहे होंगे, पिछले 3-4 महीनों से डिफरेंट मीडिया के माध्यमों से, पॉडकास्ट के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जो स्वयं सेवक हैं खुद भी, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की किस तरह सराहना कर रहे हैं, वो सबको समझ में तो आती है। ऐसे भी खबरें सामने चल करके आई कि भाई तो दोनों मनमुटाव है, अध्यक्ष को लेकर के है। अब स्वामी चिदंबरम जी पूर्व सांसद रहे हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। संजय जोशी के नाम पे अड़े हुए हैं संघ, और वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको बनाना चाहते हैं, ये किसी और को चाहते हैं। लेकिन यदि इसके मूलाधार में जाए राखी जी, तो ये चुनाव के वक्त एक ब्लंडर हुआ भाजपा की तरफ से, जो कि अध्यक्ष अभी जो है जगत प्रकाश नड्डा, उनके द्वारा एक साक्षात्कार छपा इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। और उस अखबार का जो हाईलाइट है, सबको पता है कि भाजपा इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनको संघ आरएसएस की कोई जरूरत नहीं रह गई। और उसका फर्क पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, एक जो 100 साल पूरा करने जा रहा अक्टूबर में, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्थन करने वाली सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिटिकल विंग है। लेकिन अभी जो 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी और उनके जितने लोग हैं और जो पार्टी के लोग हैं, उनमें से एक बात जो सामने निकल के आई, एक आत्मवाद की, मतलब एक छत्र, जो हम जो बोलेंगे वही सही। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक दल में एक छत्र, एक भाव, एक निष्ठ भाव वाला माहौल है, वातावरण है। लेकिन यहाँ जो अनुशासन है, खासकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में, जिससे अभी भी हर एक मंत्री हो या नरेंद्र भाई मोदी हो या कोई मंत्री हो या नड्डा जी हो, सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे स्वयं सेवक हैं। जो स्वयं सेवक वो होता है जो स्वयं को राष्ट्र सेवा में पूरे निर्विकार भाव से, निष्काम भाव से समर्पित कर दे। पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको स्वयं सेवक इसलिए कहूंगा कि सबको सब में राष्ट्र प्रेम की भावना है, सब राष्ट्र का विकास चाहते हैं, सब चाहते हैं राष्ट्र का नाम विश्व में हो। और हम जो विश्व के पुराने जो भी हमारी उपाधि थी या जो हमारा गर्व था 1860 के पहले, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, 1947 के तक $1 इक्वल टू 1 INR था, तो वो स्थिति हो, सबकी मंशा है। लेकिन इसमें कुछ लोग जहां जिस भी दल में हो आते हैं और वो राष्ट्र के विकास को लेकर के या राष्ट्र के कुछ ऐसे जो कारक तत्व हैं उसमें भी बाधा पहुंचाते हैं, तो उन पे कंसर्न वो दोषी हो सकते हैं। रही बात नरेंद्र भाई मोदी की राष्ट्रीय स्वयं सेवक के मुख्यालय जाने की, एक अच्छी बात है। वो गए, वक्त निकाला, एक स्वयं सेवक के भांति गए। वहां पर मुझे नहीं लगा कोई प्रधानमंत्री वाला भाव था और एक प्रचारक वाला जो भाव था, जो उन्होंने पहले कई पॉडकास्ट में कई बार बोला भी है। और जहां तक नए अध्यक्ष बनाने की बात, एक परंपरा है, एक कार्यशैली है। थोड़ा बहुत सत्ता मानने के बाद कोई भी दल है, उसमें कुछ ऐसी चीजें आती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से जो भी बातें होंगी उस पे विचार किया गया होगा। क्योंकि आप जानती हैं कि जब 2 या 3 लोग बैठते हैं या 2 लोग बैठते हैं, तो उसकी बातें या तो एक कोई बताएगा हम पत्रकारों को या विश्लेषकों को, तो हम समझ में आएगी। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिले, कौन बताएगा? या दोनों प्रवक्ता बताएंगे या प्रधानमंत्री बताएंगे।
तभी सत्य सामने आएगा। अभी हम लोग जिस चर्चा कर रहे हैं, एक अच्छी बात है कि आपको याद होगा इसी बात पे जनता पार्टी जब 1977 सरकार बनी थी तो दोहरी सदस्यता पे सरकार चली गई थी 1980 के आसपास, जब फिर इंदिरा गांधी लौट के आई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ था और उसमें ये चीजें रखी गई कि भाई दोहरी सदस्यता की, भाई आप भी जनता पार्टी के सदस्य रहेंगे और फिर आप संघ के भी रहेंगे। संघ में इस तरह कोई विधिवत सदस्यता वाला पहले माहौल था नहीं, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो लेने के लिए कुछ नहीं आते हैं, अपने को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने निष्काम भाव से आते हैं और उनको कोई अपेक्षा रहित काम करते हैं। ठीक है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 2014 के बाद जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई लोगों ने चिंता और चिंतन की, काश हमारे पास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसा संगठन होता तो हम भी कुछ और होते। हालांकि उसी तर्ज पे कांग्रेस सेवा दल का गठन किया गया था, जो आजकल कहाँ है किसी को नहीं पता। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में जो आपने बात कही है एक अच्छी बात है कि भाई जो निष्काम भाव से लगे हुए राष्ट्र सेवा में लोग हैं, संघ के लोग हैं और जिस दल में भी लोग हैं, उनके लिए सही संदेश है और एक सकारात्मक इसका परिणाम आएगा। इसमें कुछ ऐसा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मुझे राजनीति कुछ दिखती नहीं है इसमें, खास करके एक सकारात्मक कदम दिखता है राजनीति में। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आरपी श्रीवास्तव जी, इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। दो मूल प्रश्न हैं, क्या वाकई ये एक सकारात्मक, एक स्वयंसेवक के रूप में एक मुलाकात थी, क्योंकि खास मायने इसलिए भी हैं क्योंकि बार बार कुमार राकेश जी ने भी कहा, जेपी नड्डा का जिक्र आया, लगातार उस समय से ये बातें एक्सेप्ट की गई थी कि उनका ये कहना कुछ तलखी थी, कुछ विवाद हुआ। इस बीच हम सनातन को लेके, संस्कृति को लेके मोहन भागवत की जो दिशा और जो बयान थे उसको हमने देखे और भारतीय जनता पार्टी की जो बयान और एजेंडा आया उसको देखा। क्या वाकई ये समन्वय स्थापित करने के लिए ये एक बैठक थी? आप इस बैठक को किस तरह देखते हैं? देखिए राखी, ये जो प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए तो आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद बताया कि हम एक स्वयंसेवक के रूप में यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से काफ़ी समय बाद पहुँचे। लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुआ था उसके पहले गए थे 2013 में। उनका जो आपने करियर बताया अभी कि उनकी शुरुआत जो है आरएसएस से हुई एक प्रचारक के रूप में, तो इस नाते भी उनका एक जो है दिली रिश्ता है इससे, आरएसएस से। न केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में वो गए वहाँ पर। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो तलखी की बात अभी कर रही है, कुमार राकेश जी ने भी इस बात को कहा और ये बात ये भी कहा कि एक सकारात्मक कदम है। निश्चित रूप से माना जा सकता है ये सकारात्मक कदम है उनका। उसके पीछे रीज़न है, जो जेपी नड्डा का बयान आया था उसके बाद से हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ केंद्र में, जो ऐसा लग रहा था, पहले भी लग रहा था कि पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लेकिन इसमें नहीं हुई और सहयोगी दलों के साथ आ गई। यहाँ पर एक बात समझने की होगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया और उसमें बताया, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है आरएसएस का और चूँकि संघ से निकले हुए हैं, संघ की रीति नीति से वाकिफ़ हैं वो, तो एक संदेश अपने जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी देने का उन्होंने प्रयास किया कि संघ जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और उसके आधार पर जो उसमें जो अनुशासन है उसको भी पार्टी के लोग अपने उसमें लाएं। क्योंकि इन विगत दिनों में आपने देखा होगा कि पार्टी लेवल पर ऐसे बयान आते जो संघ के, मोहन भागवत के बयान एक दूसरे से कंट्रडिक्ट हो जाते थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी बयान दिया जिन्होंने खुलेआम जो है संघ के इस बयान को खारिज भी किया। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो इस समय गए और संघ के कार्यक्रमों में गए, और जिस तरह का आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर भी आप दिखा रही हैं, फुटेज दिखा रही हैं, जिसमें एकदम लगता है कि कहीं कोई तलखी नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ तक अध्यक्ष का चुनाव है, निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष होगा पॉलिटिकल विंग से ही होना चाहिए, चाहे नड्डा रहे हों, इसके बाद गडकरी रहे हों या अन्य कोई रहा हो। अब रही बात है कि संघ की ओर से कोई नाम प्रस्तावित है, तो आने वाला समय बताएगा। इसमें ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, या कोई भी विश्लेषक भी नहीं बता सकता कि आने वाला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी अध्यक्ष होगा वो एक पॉलिटिकल जो है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, एक लंबे समय तक राजनीतिक सफ़र होगा। और निश्चित रूप से किसी भी दल को चलाने के लिए आप समझिए कि इस तरह के अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। जेपी नड्डा का 2 साल, लगभग 2.5 साल एक्सटेंशन है कार्यक्रम।
हमें लगता है कि जल्दी ही कोई अध्यक्ष देखने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो आगे आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक राजनीतिक एजेंडा जो है जिस तरह से सेट है, प्रधानमंत्री जी ने अब इस बार जा कर के संघ मुख्यालय में, एक तो शताब्दी वर्ष है, दूसरा नए वर्ष की शुरुआत थी, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और जो संघ के जो है सदस्यों को उन्होंने संबोधित भी किया, बताया भी कि कितना बड़ा वट वृक्ष है। ये वट वृक्ष नहीं बल्कि महावट वृक्ष हो चुका है आज की डेट में। संघ की जितनी संस्थाएं, जितने सांघिक संगठन हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में जिस तरह से काम करते हैं, वो एक बड़े काबिले मतलब तारीफ़ है और उसकी मिसाल दी जानी चाहिए। ये बात सही है कि अन्य दलों में इस तरह के संगठन, जैसे कांग्रेस में सेवा दल था, कभी आ जाता पता नहीं है, जबकि उसकी एक बहुत बड़ी विंग हुआ करती थी। अन्य दलों में भी आप देखिए, लेकिन जो संघ है उसका अपना जो है आइडियोलॉजी अलग है, उसका तौर तरीका अलग है। और आपने दत्तात्रेय होसबोले का भी बयान भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हमको इस राजनीतिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। तो संघ अक्सर इस बात को कहता है कि वो राजनीतिक रूप से जो है कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि चूंकि वो मातृ संगठन है और जो लोग उससे आते हैं, तो कभी मातृ संगठन से अनुसांगिक संगठन का रिश्ता खत्म नहीं होता है, कहीं न कहीं उस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए और प्रधानमंत्री जी की वहाँ की यात्रा को देखा जाए, तो हमें लगता है कि एकदम समसामयिक है और समय पर है। और आने वाले समय में किस तरह से राजनीतिक जो पार्टी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे घटक दल जुड़े हुए हैं, इवन भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे दल के लोग चले गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी कहीं न कहीं वहाँ चर्चा ऐसी कुछ हुई नहीं, लेकिन एक संदेश जरूर देने का प्रयास किया प्रधानमंत्री जी ने कि कम से कम जो है, जो एक स्वयंसेवक के नाते जो उन्होंने सफ़र तय किया है, उसमें कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को जो तलखी रही हो भी या पीछे रही भी हो, तो हमें लगता है कि उसको पाटने का प्रयास किया है। और उनकी ये यात्रा बड़ी ही फ्रूटफुल है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ कहना चाह रहे थे शिवानंद जी? पहले जल्दी से बोलिएगा, विवेक जी का की प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। जी राखी जी, संघ और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी दोनों में ठीक ठाक नहीं चल रहे, नंबर 1। नंबर 2, इनमें इसके पहले एक एग्जांपल है, मोरारजी देसाई, संघ के साथ उन्होंने कुछ सुनता नहीं था, संघ ने आखिरी उनका रिजाइन लिया, मोरारजी देसाई। वैसे ही से मोरारजी देसाई जैसा नरेंद्र मोदी जी का रिजाइन 2 या 3 महीने के अंदर हो जाएगा। नया प्राइम मिनिस्टर बनने का उनका तय है, उनका प्रेसिडेंट का भी पूरा संघ के कंट्रोल में है। नरेंद्र मोदी जी पूरा प्रशासन। शिवानंद जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनका 2 से 3 महीने में रेजिग्नेशन हो जाएगा, या फिर वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनका खुद का रिप्लेसमेंट होने वाला है? मतलब आप इतना श्योर कैसे हैं? नहीं, पूरा फेल्यूर है राखी जी, उनको आरएसएस को पता हुआ है। दूसरी बात, आरएसएस से उन्होंने, मोदी साहब ने पंगा लिया। दूसरी बात, उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन के टाइम जेपी नड्डा सर ने बोला था कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं, इसलिए दोनों में टकराव जोरदार चल रहा है। नंबर 1, धर्म के नाम पे नेता मत बनो, मोहन भागवत जी ने बोला है। मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, मोहन भागवत सर ने बोला है। दूसरी बात, इन लोगों से नरेंद्र मोदी जी प्रशासन, बीजेपी प्रेसिडेंट कंट्रोल, संगठन पे कंट्रोल, अभी आरएसएस पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, तभी आरएसएस पूरा जाग गया। मोदी जी को और अमित शाह जी को हटाना तय है। और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट एक तो संजय जोशी या योगी आदित्यनाथ, नहीं तो राजनाथ सिंह, ये तीनों में से एक होगा। और योगी आदित्यनाथ को शायद डिफेंस मिनिस्टर बना सकते हैं। और यूपी में आने वाले इलेक्शन में मौर्य जी को सीएम बनने का उनका इंटरनल ये न्यूज आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से। हमको कोई लेना देना नहीं, कोई भी बने या कोई रिजाइन। शिवानंद जी, लेना देना कांग्रेस को कुछ नहीं है, लेकिन इतने दावे के साथ आप इतनी चीजें बता रहे हैं, मतलब मैं भी इस वक्त नहीं कह सकती कि कौन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन क्या बनेगा। पूरा आपने तो पूरा मतलब पीएम से लेके नीचे तक की पूरी कैबिनेट ही बदल दी। मतलब योगी आदित्यनाथ कहाँ डिफेंस मिनिस्टर बनने लगे। राखी जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, अमित शाह जी नंबर 2, जयशंकर जी 3 नंबर, मोहन भागवत जी 4 नंबर। तब से संघ डिस्टर्ब हो गया, पूरी तरह से हलचल भूचाल हो गया। और महाराष्ट्र हरियाणा कोई संघ बीजेपी कुछ नहीं है, ईवीएम से इलेक्शन जीता है और ये पूरा कंट्रोल के बाहर जाएगा करके संघ अलर्ट हुआ है। संघ को किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट दोनों भी रिजाइन लेके नया
प्रेसिडेंट बनेगा, नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है उनकी विवेक जी, हमको मीडिया के माध्यम से पता हुआ विवेक जी, 100% मैं इस नरेंद्र मोदी टिप्पणी जी को रिजाइन क्या देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी कहूं या मैं कुछ और कहूं, मुझे तो इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए। मतलब इतना श्योरिटी के साथ कांग्रेस ये बात कह रही है, और ये मुलाकात तो हम सकारात्मक लेके जा रहे थे, ये बात भी सच थी कि कुछ ऐसे बयान आए नड्डा जी के जिसके बाद लगा थोड़ा सा डिस्प्यूट है या थोड़ी तलखी है, वो भी ठीक हो गई होगी, लेकिन यहाँ तो बहुत अलग ही चीज चली है। 10 साल में क्यों नहीं आए मोदी साहब? विवेक जी बोलिए। उनको पता हाँ, है। बताइए विवेक जी, 10 साल में क्यों नहीं आए मोदी जी? हम उनसे जवाब ले रही हूँ सर, जवाब तो देने दीजिए। जी विवेक जी, लीजिए, कोई बात नहीं है। और नागपुर में जो दंगा उस बारे में आदरणीय मोदी साहब कुछ नहीं बोल रहे। शिवानंद जी ठीक है, मुझे जवाब ले लेने दीजिए। ठीक है मोदी साहब बोले थे। राखी जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कम कोई गासिप कॉलम लिखने वाले ज्यादा लग रहे हैं। जो बता रहे हैं उनका सत्ता से कहीं कार नहीं। मोदी जी आज अपने राजनीतिक जीवन एक स्वयंसेवक के रूप में उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। प्रचारक जैसा उनका जीवन है, प्रचारक रहे। और अगर आज अपने उस राजनीतिक पराकाष्ठा के क्रम में अपने उस स्थान पे जाते हैं जहाँ 2 महामनीषियों को पुष्पांजलि देते हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके प्रयास से आज ये संघ वटवृक्ष के रूप में देश में दुनिया में फैला हुआ है, उसी वटवृक्ष भी एक शाखा है। उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता के पेट में दर्द है। जब नहीं जाएंगे तो साहब क्यों नहीं जाएंगे, साहब आप क्यों गए, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। साहब नींद उड़ गया। शायद नॉलेज कम है, नींद उड़ गया मोदी साहब का। नड्डा जी ने आरएसएस से पंगा लेके नींद उड़ गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं। जिन्होंने दंगा किया उन्हें ठीक करना वहाँ के पुलिस प्रशासन का काम होना। क्यों नागपुर में दंगा हुआ, उस बारे में देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बात किया? सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? क्यों ऐसा कर रहे हो? प्रशासन का काम है, उनको ठोक के ठीक करना, करेगी पुलिस प्रशासन काम। उसमें मोदी जी क्या करेंगे? नेशनल चुटोड़ी है, बदमाशी जो करेगा तो हम लोग तो पिक्चर बाकी है। देखिए 3 महीने में क्या क्या उछाल हो जाएगा। 10 साल में जो मोदी साहब अमित शाह जी ने जो किया है कारस्तान, वो उनको मदद करके मोहन भागवत जी के पास चरम पर्च पे गए सर। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में आप मनुष्यों का मिलन है, जो दोनों अपने अपने प्रांत के प्रमुख हैं, और इसका मिलन आपको इसके परिणाम सुखद परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। गासिप कॉलम करने का प्रयास मत करो। राहुल प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यहाँ एक आज दूसरा मुद्दा ही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राहुल जी, ये दोनों छोड़ के दूसरा आपके पास मुद्दा ही नहीं है। रोजगार की बात करो, विकास की बात करो, प्रगति की बात करो, आपके लोग लाख रुपए की बात कीजिए। चाइनीज एम्बेसी तक में चले जाते हैं। हम तो मोदी साहब ऐसा कौन सा काम किया? मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछने देता हूँ देश के लिए। मोदी साहब ने 10 लाख का सूट डालना है, आज का गया पाकिस्तान, आज गया लंदन, आज का इटली, आज का अमेरिका। दूसरा क्या किया है 10 साल में बताइए? मोदी 3 महीने तो अब देखिए आरएसएस बराबर ठीक करेंगे। के शासन में नहीं कर पाई, तभी हमें जनता मौका, और हम जनता में लगातार मौका दे रही है। चलिए ठीक है। मित्र बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इतना डरे हुए क्यों? 10 साल क्यों नहीं आ पाए? अगर मोहन भागवत जी मिलना है तो दिल्ली भी आते हैं। दिल्ली में भी आरएसएस का कार्यालय आप लोग बनाया है। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। संजय जोशी प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है और सर, एक तो आप लोगों की आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, तो प्रॉपर तरीके से मैं सुन नहीं पा रही हूँ। फिर भी ठीक है। हाँ विवेक जी कुछ कह रहे हैं? राखी जी, हमारे कांग्रेस के मित्र को उनसे कहीं अपना शौक कहीं और पूरा कर। हमारे संगठन के मुख्यालय में हमारे नरेंद्र मोदी जी का विषय है, 2 महामनुष्यों के आपस में मिलने का विषय है, और उनके द्वारा हमारे 2 महामनुष्यों को पुष्पांजलि देने का विषय।
के आराम शराब गासिप लेकर के मत बैठे, सकारात्मक चर्चा रखते और सकारात्मक दृष्टिकोण से तो परिणाम भी बात। देखिए इसका कितना प्रभाव होगा ये तो आने वाले समय में देखेंगे। सर आप लोगों की ऑडियो बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, समय भी हो गया, मुझे यहाँ इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझनी पड़ेंगी। पीएम मोदी का ये एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते पहला दौरा हो सकता है, लेकिन वो स्वयं सेवक हैं, इसे खुद दिग्गजों ने स्वीकारा है। और उनका जाना, उनकी मुलाकात, उनकी बैठक, जो भी चीजें हुई हैं, ये बात सच है। जब जेपी नड्डा ने कहा कि संघ की जरूरत नहीं, उस वक्त से चीजें बहुत एकदम बिगड़ी थी। उसका जो नतीजा था वो लोकसभा के इलेक्शंस पे नंबर ऑफ सीट्स पर दिखा था। यदि वो तलखी थी, यदि वो डिस्प्यूट था, इस बीच सनातन और संस्कृति को लेके मोहन भागवत के आप बयान उठा के देख लीजिए और बीजेपी का जो एजेंडा चल रहा है उसको देख लीजिए, तो ये भी लगा कि ये अलग अलग दिशा क्यों हो रही है। तो शायद ये एक सकारात्मक मुलाकात है, वो स्वयं सेवक हैं, वहां से उनकी आत्मा जुड़ी है, ये बात तो सच है। और यदि कहीं छोटा मोटा डिस्प्यूट है भी, वो भी यदि 2 दिग्गज बैठ के खत्म कर लेते हैं तो सही होगा। लेकिन एक चीज को दिमाग में रखना होगा, जहन में रखना होगा कि हमेशा जो संघ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा था, है और शायद हमेशा रहेगा। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक, इसीलिए विश्लेषकों ने भी कहा कि आप कल्पना इन दोनों की एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते। अब आने वाले समय में देखिए क्या एक नई दिशा दिखती है राजनीति की। यदि मोदी और भागवत मिलते हैं तो क्या होगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।